अब हमारी जो कक्षा होगी एलएलबी फर्स्ट ईयर की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 51। सेक्शन 51 के अंतर्गत दे रखा है कि जब वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है, जब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन करने के लिए तैयार और रजामंद नहीं हो, यानी कि उसको, यानी कि दो व्यक्तियों ने मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट रचा था, तो एक व्यक्ति पालन करने के लिए रजामंद तो है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसके लिए रजामंद नहीं है, वह उस संविदा की शर्तों को पूरा नहीं करना चाहता, उस संविदा की पालना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती जो स्थिति है, उस स्थिति में जब तक कि हम उस संविदा को लागू नहीं करवा सकते, जब तक कि दोनों पक्षकार आपस में एक ही बात पर एक ही भाव में मतैक्य नहीं हो, जो सेक्शन 13 की जो सम्मति की जो परिभाषा है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अर्थात दूसरे पक्षकार का भी उस मामले में समान ही हित है और समान हित लेकर के उसको उस संविदा को लागू करवा जाना चाहिए। सेक्शन 52 हमारा जो टाइटल था इसका वो यही था, व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम, यानी कि ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं, व्यतिकारी करार कहेंगे। और व्यतिकारी वचन जो हैं, उन व्यतिकारी वचन किस प्रकार से उन व्यतिकारी वचनों को पालन किया जाएगा, जो एक दूसरे करार जो एक दूसरे के लिए ही एक दूसरे का प्रतिफल बन जाते हैं, वो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। सेक्शन 52 के अंतर्गत दे रखा है व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम, कि किस क्रम के अधीन रहते हुए इस प्रकार के वचनों का पालन होगा। यहाँ की वह क्रम जिसके व्यतिकारी वचनों के पालन का किया जाना है संविदा द्वारा अभिव्यक्त रूप से कोई निर्दिष्ट व्यक्ति है। तो संविदा द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति है तो वहाँ उसका पालन उसी क्रम से किया जाएगा, और जहाँ वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, उस स्थिति के अंतर्गत वहाँ उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जहाँ संव्यवहार की प्रकृति के द्वारा ऐसा पालन किया जाना क्या हो, अपेक्षित हो। सेक्शन 53 जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है, तब उसका अगर निवारण करने वाले पक्षकार का क्या दायित्व होगा। जब किसी संविदा में व्यतिकारी वचन अंतर्भुक्त हो और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे, तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है, और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणाम स्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार से वह प्रतिकर पाने को उस जो संविदा के लिए वह हकदार हो जाता है। सेक्शन 54 व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसे पहले किए जाना चाहिए। टाइटल सेक्शन है सेक्शन 55 उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, नियत समय पर पालन नहीं करने का प्रभाव। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें टाइम को देखा जाता है और टाइम के आधार पर ही किसी भी संविदा की परफॉर्मेंस करवाई जाती है। तो इसके अंतर्गत यही है, जब किसी संविदा का एक पक्षकार किसी एक बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समय पर या उनसे पूर्व करने का वचन दे, और ऐसी किसी बात को जो उस विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने में असफल रहे, तब संविदा का या उससे उतनी पालन न किया गया हो, वचन ग्रहीता के विकल्प पर वह संविदा शून्य करणीय संविदा के अंतर्गत कन्वर्ट वह हो जाएगी। ऐसी सफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं हो, यानी कि समय जब मटेरियल नहीं हो, एसेंशियल नहीं हो, यदि पक्षकारों का यह आशय न रहा हो कि समय संविदा का मर्मभूत होना चाहिए, तो संविदा ऐसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व करने में असफल रहने से शून्य करनी नहीं होगी, किंतु वचन ग्रहीता ऐसी असफलता से उसे हुई किसी हानि के लिए वचनदाता के प्रति प्रतिकर पाने का जो कि वह अधिकारी होगा। ये हमारा सेक्शन 55 था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 56 जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें दे रखा है असंभव कार्य करने का करार, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल वर्क। इसमें हम एक थ्योरी भी पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन थ्योरी, नैराश्य का सिद्धांत। और यह इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, यह क्वेश्चन में सीधा एक नैराश्य के नाम से ही आता है। तो इसके लिए यही है कि
वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव हो। एक तो होता है हमारी प्राइमा फेसी असमर्थता, एक होती है हमारी पोस्ट मैट्री असमर्थता। तो प्राइमा फेसी असमर्थता में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस स्थिति में संभावना है कि यह सब्सिक्वेंटली टाइम पर पश्चातवर्ती स्थितियों में ये व्यवस्था दूर हो सकती है और संविदा का पालन किया जा सकता है। लेकिन असंभव जहाँ कोई कार्य है उस स्थिति में हम किसी भी स्थिति में संविदा का प्रवर्तन नहीं करवा सकते, तो ऐसी संविदा शून्य संविदा मानी जाएगी। तो इसके लिए यही है, वह करार जो किसी कार्य को करने के लिए हो जो स्वतः असंभव हो, शून्य करार माना जाएगा। और उस करार को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए, तो इसके लिए है ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा के किए जाने के पश्चात असंभव था, किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधि विरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है, तब वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाएगा। इसमें फिर अलग से एक क्लॉज भी दे रखा है, उसके अंतर्गत ये दे रखा है कि ऐसे कार्य की अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधि विरुद्ध रूप से होना ज्ञात हो। जहाँ कोई एक व्यक्ति कोई ऐसी बात करने का वचन दिया जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तत्परता वह जान सकता था और वचन ग्रहीता नहीं जानता था, वहाँ जो कोई हानि ऐसे वचन ग्रहीता के उस वचन के अपालन के परिणाम स्वरूप हुई हो, ऐसा वचनदाता ऐसे वचन ग्रहीता को प्रतिकर देगा। इसमें मैं आपको दृष्टांत दे देता हूँ, उससे आपका स्पष्ट बिल्कुल हो जाएगा। दृष्टांत इसमें यही है, जादू से गुप्त निधि पता लगाने का खे कैसे करार करता है, तो क्या ऐसा करार वैलिड होगा? तो ऐसा करार वैलिड नहीं होगा। इसमें आपको मैं केस लॉ भी दूंगा, क्रेल वर्सेस हेनरी। और दूसरा इसमें और इसका है के और खे आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं, विवाह के नियत समय से पूर्व के पागल हो जाता है, यहाँ पर संविदा शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 51 लेकर के सेक्शन 56 तक हमने पढ़ा। सेक्शन 57 से मैं आपको आगे की कक्षा में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।